Hello, dear students. Welcome to Clear Concept Academy. Today we will study about plant growth development and आज पहला लेक्चर होगा इसका और हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अगेन डिकोड करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे सो दैट प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के भी जितने क्वेश्चंस संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए आसानी से इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे और ये सीरीज है अभी हम लोग एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर को डिकोड करके समझ रहे हैं और इसके बाद एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर का जो है यूआईक्यू जो है क्वेश्चंस होंगे या फिर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज जो है तो आइए लेट्स बिगिन जो है हम लोग चैप्टर में आते हैं पहला चैप्टर ये जो है आपका प्लांट ग्रोथ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं तो ये चैप्टर में जो आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको पहले देखते हैं उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट है ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि प्लांट में ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे है ना यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5 तो फ्लावरिंग प्लांट का यानी कि है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये सब जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मतलब 5 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds arise and that too in a orderly sequence. वैसे जो है रूट जो है स्टेम लीफ फ्लावर ये सब एक सीक्वेंस में डेवलप होते हैं एक सीक्वेंस में जो है ये अराइज करते हैं ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बन जाए पहले फ्लावर बन जाए फिर बाद में स्टेम बने या फिर जो है उसके बाद रूट बन जाए फिर जो है लीफ बने फिर सीड बने है ना तो ये रैंडमली नहीं होता है यह एक सीक्वेंस में होता है यू आर बाय नाउ अब तक जो है आप अवेयर ऑफ द टर्म्स जो भी टर्म है उससे परिचित हैं जैसे सीड से परिचित हैं सीडलिंग से परिचित हैं प्लांटलेट के बारे में जो है आप जानते हैं एंड मैच्योर प्लांट के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं you have also seen that trees continue to increase in height और girth over a period of time. तो यहाँ पर क्या है कि ट्री जो है वो कंटिन्यू है ना हाइट में इंक्रीज करते रहता है ये कभी भी जैसे ये प्लांट है तो ये आपका कंटिन्यूअस इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ना इस तरह से ये कंटिन्यूअसली जो है ग्रो करते रहता है और फिर इसका डायमीटर भी आपका बढ़ते रहता है तो गर्थ मतलब हो गया आपका चौड़ाई उसका जो है ना मोटाई है प्लांट का स्टेम का वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेगा ओवर द टाइम यानी जैसे जैसे टाइम जो है आपका म, बढ़ते जाएगा प्लांट का हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ते जाता है however the leaves flowers fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically है ना एंड समटाइम्स रिपीटेडली हालांकि जो लीव्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं ये सब जो है वो का एक लिमिटेड डायमेंशंस होते हैं यानी कि वो आ, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपीयर होंगे है ना फिर कभी फॉल करेंगे जैसे आप विंटर के सीजन में देखेंगे बहुत ऐसे जो हैं पेड़ होते हैं उसके सारे पत्ते जो है
झड़ जाते हैं, फिर से न्यू पत्ते जो है आपके आते हैं। फिर एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग आना शुरू होता है, फिर जो है उसमें फ्रूट लगते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो फ्रूट जो है आपका राइपन हो जाएंगे, पक जाएंगे, फिर वो गिर जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है एक पीरियोडिक वे में होते रहता है। Why does vegetative phase precede flowering in plant? तो वेजिटेटिव पार्ट जो है वो फ्लावरिंग से पहले क्यों आता है ना? ये भी एक सवाल है। ऑल प्लांट्स ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। प्लांट के जो ऑर्गेन्स हैं है ना, वो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से आपका बने होते हैं। Is there any relationship between structure of cell, a tissue, an organ and the function they perform? क्या इसके बीच में कोई रिलेशंस है ना? कि स्ट्रक्चर में टिश्यूज हो गया, ऑर्गन हो गया, या उसके जो फंक्शंस होते हैं, क्या ये आपस में कोरिलेटेड है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में इसका जवाब जो है हमें मिलेगा। कैन द और सर्टनली दे आर रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर किसी एक टिश्यू को देख रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर फंक्शन है, उसमें पर्टिकुलर टाइप का सेल होते हैं है ना। कोई ऑर्गन है तो उसमें एक अलग प्रकार का टिश्यू होंगे, उसका एक अलग फंक्शन होगा। तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? क्या इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो चेंज होते हैं? ये सब चीजें के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ऑल सेल्स अब ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जायगोट। जितने भी प्लांट का सेल्स हैं है ना, जो टिश्यू बने, ऑर्गन बने, वो सब क्या हुआ, एक ही जायगोट है, मान लेते हैं ये आपका जायगोट सेल था जो है। इसी से फिर माइटोसिस होकर के बहुत सारे सेल बनाए, और एम्ब्रियो इस तरह से जो है आपका फॉर्मेशन हुआ। और फिर इसमें जो है फर्दर डिफरेंशिएशन हो गया, तो कोई आपका इस तरह से जो है स्टेम बना, कोई फिर आपका रूट बना, है ना, इस तरह से। फिर कोई जो है आपका लीफ बन गया जो है, कोई फिर आपका जो है फ्लावर बन गया। तो सेल स्टार्टिंग आपका जायगोट से हुआ है ना, उसके बाद फिर इसमें जो है आपका माइटोसिस होकर के एम्ब्रियो बनाया, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होकर के अलग अलग जो है पार्ट बन गया। तो ये कैसे पॉसिबल है ना? कह रहा है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो जायगोट से ही सारे बने हुए हैं। द क्वेश्चन इज देन, तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। तो जब सब एक ही से बना है तो फिर अलग अलग सबका स्ट्रक्चर कैसे हो गया? लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, स्टेम का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, रूट का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये डिफरेंशिएशन कहाँ से हो गया है ना? ये डिफरेंसेस कैसे आ गया जब सब कोई जो है, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो लीफ का सेल हो, रूट का सेल हो, या फिर स्टेम का सेल हो, उसका तो डायगोट से ही बना था जो है, उसी से जो है फर्दर माइटोसिस होकर के आपका सारे सेल्स बने। तो इसमें इतनी वेरिएशंस क्यों आ गई? तो ये है ना एक डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है ना, अलग अलग मान लेते हैं ये सेल ए है, ये सेल कोई दूसरा है, ये कुछ दूसरा है। बट इसमें जो आपका डीएनए है या क्रोमोसोम है, उसमें जीन तो सब जो है एक ही है। सब में जो है, जो भी यहाँ पे जीन है वो भी जीन इस सेल में भी है ना, सब में वही जीन है। बट किसी सेल में मान लेते हैं ए एंड बी जीन का एक्सप्रेशन हुआ है ना, सेल वन है, ये सेल टू है, ये सेल आपका थ्री है ना। या मान लेते हैं ये लीफ का सेल है, ये आपका मान लेते हैं रूट का सेल है, ऐसे इसको ये मान लेते हैं कि ये लीफ का सेल है, ये आपका स्टेम का सेल है, ये आपका रूट का सेल है।
तो हो सकता है इसमें जो कुछ अलग अलग जीन होंगे, है ना। इसमें हो सकता है सी एंड डी एक्सप्रेस किया होगा, इसमें हो सकता है ई एंड एफ एक्सप्रेस किया होगा, है ना। अलग अलग सेल में अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो इसे हम एक टर्म देते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, है ना। जीन आपका सब सेल में वही एक क्रोमोसोम था, जो भी क्रोमोसोम्स है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो तो सब सेल में इक्वली जाएगा और सारे जीन्स प्रेजेंट रहेंगे। बट अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का जीन का एक्सप्रेशन होगा, कोई इसमें एक्सप्रेस करेगा तो कोई उसमें दूसरा एक्सप्रेस करेगा, है ना। तीसरे सेल में कोई दूसरा सेल एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इस वजह से या फिर अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे, अलग अलग आरएनए बनेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इस तरह से डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन था कि जायगोट से बनता है, बट डिफरेंशिएशन या अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग फंक्शन कैसे इसमें हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी या गुण कैसे आ जाता है। तो इसका, है ना, हम लोग को अगर एक बात में स्टेटमेंट में कहें तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस के ये सारी चीजें होता है। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, डेवलपमेंट है वो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम है। दोनों प्रोसेस का सम को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा, डेवलपमेंट क्या है, तो ये ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को दोनों को सम कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट का जो है ये एक आपका वर्ड बना है, टर्म है, वो आपका होगा। अच्छा, अब वो एक्चुअली ग्रोथ ग्रोथ में हम कैसे डिफाइन करते हैं ग्रोथ जो है आपका, वो ग्रोथ आपका दो तरीके से होता है ना। ग्रोथ आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो मान लेते हैं कि ये सेल आपका स्टार्टिंग में इतना बड़ा एक सेल है ना, ये आपका इनिशियल एक सेल है, और ये सेल का साइज जो है इतना बड़ा हो जाए, है ना, इतना बड़ा हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मास आपका इंक्रीज हो गया, मास जो है आपका इसमें इंक्रीज हो गया, इसमें मास कहें या वॉल्यूम कहें, है ना, वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ग्रोथ। या फिर क्या करेगा, अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। सेल क्या करेगा, नंबर को इंक्रीज कर लेगा। तो ये भी जो है इंक्रीज इन नंबर हो गया, इंक्रीज इन नंबर, नंबर ऑफ सेल। तो ये भी एक प्रकार का आपका ग्रोथ हुआ, सेल के नंबर को बढ़ा करके ही ग्रोथ कर रहा है ना। तो ये चीजें आपका ग्रोथ दो तरीके से होता है। अब जो है डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ, जैसे अगर ये आपका जायगोट था, तो जायगोट में अब ग्रोथ हम मान लेते हैं कि ये नंबर बढ़ा करके करना चाह रहे हैं, नंबर बढ़ा के जो है आपका करना चाह रहे हैं, तो ये आपका एम्ब्रियो बन गया, है ना। फिर इसमें डिफरेंशिएशन कर करके जो है अलग अलग प्रकार का चीजें जो है बन गया, जैसे इसमें क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। फिर कुछ जो है आपका लीफ बनाएगा, कुछ जो है आपका स्टेम बनाएगा, है ना। और इस तरीके से एक आपका
प्लांट आपका डिफरेंशिएशन के वजह से बन गया है ना। तो ये एक प्रकार का ग्रोथ भी हुआ है ना। ये एक प्रकार का डेवलपमेंट, यानी कहते हैं ना कि प्लांट जो है का डेवलपमेंट हुआ। अब प्लांट का डेवलपमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है? नंबर, इतना बड़ा जो प्लांट हुआ है तो स्वाभाविक है सेल का नंबर बढ़ा, तभी तो इतना बड़ा जो है प्लांट बना, है ना। और डिफरेंशिएशन भी हुआ, इसमें आपका दोनों चीज हो गया, इसमें ग्रोथ भी हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या देखने को मिला? डिफरेंशिएशन भी देखने को मिला। डिफरेंशिएशन भी देखने को मिला। ग्रोथ जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर के वजह से हो रहा है ना। इंक्रीज इन इंक्रीज इन सेल नंबर के वजह से हुआ। इंक्रीज इन सेल नंबर, इसके वजह से आपका ये ग्रोथ हुआ। और फिर उसमें डिफरेंशिएशन भी होने लगा, ताकि जो है वो जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो बना, है, एम्ब्रियो बना, तो एक प्रकार का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। फिर उसमें जो है रूट लीफ स्टेम बनना है, कुछ और नंबर ऑफ सेल को बढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर आपका ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रहा है। और डिफरेंशिएशन भी होना है, यानी कि किसी सेल को रूट बनना है, किसी सेल को स्टेम बनना है, किसी सेल को जो है वो लीफ में जाना है, तो डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो ये ओवरऑल मिला करके ये प्लांट का डेवलपमेंट भी हो गया। और डेवलपमेंट में दोनों पार्ट इन्वॉल्व है, ग्रोथ भी इन्वॉल्व है और डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, है ना। प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जब तक ग्रोथ नहीं होगा और फिर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर खाली ग्रोथ करेंगे तो सिर्फ ग्रोथ, नंबर बढ़ेगा लेकिन उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं बनेगा, है ना। तो फिर जो है वो प्लांट का एक जो स्ट्रक्चर है, प्लांट का जो रूप है वो उस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो उसमें अगर प्रॉपर हमें प्लांट बनाना है तो उसमें रूट लीफ स्टेम ये सब बनाना जरूरी है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। इसलिए डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टू बिगिन विथ, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote, that is fertilized egg, follow a precise and highly ordered succession of events, है ना। अगर जायगोट से एक मैच्योर प्लांट बनना है ना, मैच्योर प्लांट बनना है, समथिंग ऐसा, है ना। ये आपका इधर रूट हो गया, इधर आपका लीफ हो गया, इधर जो है आपका लीफ हो गया। तो मैच्योर अगर प्लांट बनना है तो वो एक सक्सेसिव इवेंट उसमें होता है ना, एक ऑर्डर वे में, है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से उसमें इवेंट्स होते हैं। पहले ये होगा, इसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो एक सक्सेसिव इवेंट्स होते हैं जो कि हाईली ऑर्डर्ड वे में होते हैं, हाईली जो है ऑर्डर्ड वे में होते हैं, है ना। वेरी प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर वे में होते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है आपका बनाया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट्स को याद रखना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ complex बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म that produces root, stem and branches, flowers, fruits, seeds। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, यानी कि इस तरीके से जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है बन जाते हैं, जिसमें आपका रूट डेवलप होता है, लीफ बनता है, ब्रांचेज बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, एंड इवेंचुअली जो है प्लांट डेथ हो जाते हैं उसका जो है ना। इसको जैसे फिगर 3.1 में जो है इसको दिखाया गया है।
कि जैसे ये आपका यहाँ पे आपका सीड जर्मिनेशन हुआ, फिर ये आपका सीड जर्मिनेशन हुआ, कोटालिडन है, हाइपोकोटाइल। अगर कोटालिडन जहाँ पे अटैच्ड है उसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलेंगे, कोटालिडन के ऊपर वाले को एपिकोटाइल बोलेंगे, और ये समथिंग हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसलिए इसको एपिकोटाइल हिक बोल देते हैं, हुक बोल देते हैं। और ये सीड कोट है ना, सीड कोट में आप देखे होंगे कि ये सीड कोट हमारा रहता है, और इसी के अंदर जो है कोटेलिडन कोटेलिडन जो है आपका बड़ा रहता है, कोटेलिडन रहेंगे, और यहीं पे जो है आपका ग्लोम्यूल्स रहते हैं, और यहीं पे इससे रेडिकल भी लगे हुए रहते हैं, और ये आपका कोटिलेडन रहता है। अगर डाइकोट होगा तो यहाँ पे दो कोटिलेडन होगा, मोनोकोट होगा तो एक कोटिलेडन होगा, और इसके चारों तरफ सीड कोट से ये कवर रहता है। तो ये जर्मिनेशन जब होगा तो ये सीड कोट आपका है ना, आपका बाहर जो है निकल जाएंगे, और ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ये जो आपका एनर्जी है ना, जो फूड है वो कोटिलिडन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। जब तक जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक वो एनर्जी या जो फूड है वो कोटिलिडन से लेगा। फिर जो है ये फर्दर डेवलप करके आपको देखिए प्लांट एक बना दिया है ना, प्लांटलेट बन गया। फिर कोटिलिडन के ऊपर जो है दिखाया एपिकोटाइल, और उसके नीचे के हाइपोकोटाइल दिखाया। रूट वूट आपका अच्छे से बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, है ना। और फिर ये एक मैच्योर जो है प्लांट डेवलप हो गया, और फिर जो है इसका फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, है ना। हर का एक लाइफ जो है पीरियड होता है, कोई 1 साल में डेथ होंगे, मतलब जैसे बहुत सारे मोनोकोट प्लांट होते हैं जो है ना पेरेनियल होते हैं, इस तरह से 2 साल के लिए होते हैं, या कोई 3 महीने के लिए होते हैं। इस तरह का बहुत सारे प्लांट होते हैं। कोई जो है बड़े बड़े जो डाइकोट प्लांट होते हैं वो 100 साल 2 साल, है ना, इस तरीके से उसका लाइफ टाइम होता है, तो फिर उसका डेथ हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे फिगर 13.1 में दिखाया हुआ था, कैसे सीड जर्मिनेशन होता है और मैच्योर प्लांट बनता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप प्लांट प्लांट का जो ग्रोथ है उसमें क्या होगा, सीड जर्मिनेशन, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि पहला स्टेप प्लांट के ग्रोथ में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। द सीड germinates when favorable conditions for growth exist in the environment। जब अगर ये सीड है तो ये सीड तभी जर्मिनेट करेंगे, है ना, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होंगे। जब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होंगे तब ये सीड आपका जर्मिनेट करेंगे। In the absence of such favorable conditions, seeds do not germinate। अगर favorable condition नहीं होगा तो seed germinate नहीं करेगा, and goes into a period of suspended growth। और वो एक पीरियड के लिए वो उसका ग्रोथ सस्पेंडेड रहेगा, और यानी कि रेस्ट में रहेगा। Once favorable condition return, the seeds resume metabolic activities and growth take place। और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो सीड जो है फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, और ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाता है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना जरूरी है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए प्लांट के ग्रोथ करने के लिए। बहुत सारी चीजें डिवीजन होना है, सेल डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है, उसमें बहुत सारे आरएनए बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, है ना। ये सब चीज़ों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंपाउंड का टूटना, कंपाउंड का नए कंपाउंड का बनना, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम करेगा तभी ग्रोथ आपका स्टार्ट हो पाएगा। इन दिस चैप्टर you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes। इस चैप्टर में हम लोग कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करता है या
गवर्न करता है। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर बाहरी फैक्टर हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, है ना, प्लांट का। जैसे बाहरी की बात करें तो टेम्परेचर, वाटर, है ना, ये सब चीजें जो है आपको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब है ग्रोथ। तो ग्रोथ is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living cell। तो ग्रोथ जो है मोस्ट फंडामेंटल, है ना, मोस्ट जो है फंडामेंटल, आधारभूत एंड कंस्पिकुअस, स्पष्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग बीइंग का, है ना। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल, है ना, ये एक irreversible permanent increase in size of an organ or its part, or even of an individual cell। कह रहा है कि या तो सेल की अगर हम बात करें तो इसमें एक रिवर्सिबल चेंज होगा। अगर ये सेल का ग्रोथ ऐसा हो गया तो फिर से ऐसा रिवर्स नहीं होगा, अगर सेल की बात कर रहे हैं तो। या फिर कोई जो है मान लेते हैं कि आपका प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये ऐसे करके आपका प्लांट था जो है ना, और इसका मान लेते हैं कि ये इसमें साइज इंक्रीज कर गया। साइज जो है अगर मान लेते हैं समथिंग ऐसा इंक्रीज कर गया, तो फिर से ये स्मॉल है और ये लार्ज जो है बड़ा सा प्लांट हो गया। तो ये तो होगा, बट फिर ये बड़ा से फिर छोटा प्लांट जो है आपका नहीं होगा। कोई ऑर्गन है ना, कोई ऑर्गन है, मान लेते हैं कि हम लीफ की बात कर रहे हैं। लीफ अगर ये इतना छोटा है और फिर ये लीफ जो है बड़ा सा साइज का हो गया, है ना, बड़ा आपका लीफ, ये लीफ आपका जो है बड़ा हो गया, है ना, तो फिर से ये लीफ आपका छोटा स्मॉल लीफ नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेन और इट्स पार्ट, और इवन अ इंडिविजुअल सेल। या तो हम लीफ की बात करें, या फिर कोई ब्रांच की बात करें, या फिर रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, इसमें अगर ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो फिर वापस वो बैक नहीं आएगा। जनरली ग्रोथ इज accompanied बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेज, है ना। तो ग्रोथ तभी होगा इसके सहारे से होंगे बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस से, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होना जरूरी है। ग्रोथ तभी होंगे जब कुछ ना कुछ आपका कंपाउंड बनेंगे, नए नए कंपाउंड बनेंगे, है ना, तभी जो है आपका। या फिर कुछ एटीपी का ब्रेक डाउन होना है, किसी चीज को बनाना है, फिर उसमें कुछ कंपाउंड बनेंगे, कुछ कंपाउंड ब्रेक डाउन होंगे, तो उसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये ग्रोथ जो है आपका कंप्लीट होगा या पूरा होगा थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेज। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इसमें प्रोसेसेज होते हैं, दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी। और ये एनर्जी के वजह से जो है होता है, ये जो है एनर्जी के वजह से होता है। Therefore, for example, expansion of leaf is growth। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ, है ना। अभी हम चर्चा किए, ये छोटा लीफ था और ये बड़ा लीफ हो गया, तो ये एक्सपेंड कर गए, तो ये ग्रोथ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर? अगर आप मान लेते हैं कि ये एक ना वुड का आपका टुकड़ा है,
और इसको आप वाटर में रख दें, इसको आप वाटर में रख दें ऐसे करके, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करके इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्वेलिंग हो जाएगा। ये समथिंग इस तरीके से इसमें स्वेलिंग हो जाएगा, है ना। वाटर का इम्बिबिशन जो है, प्रोसेस इम्बाइब करके जो है, एब्जॉर्ब करके जो है, ये इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। और फिर से इसको वाटर से अगर हम बाहर निकाल दें, इसको फिर से हम बाहर निकाल दें, आउट कर दें बाहर से, पानी से, आउट ऑफ वाटर, है ना। ये आपका वाटर यहाँ पर है। तो जब आउट ऑफ वाटर कर देंगे तो फिर से जो है ये इसका साइज, है ना, फिर से छोटा हो जाएगा। वाटर जो है वो इवेपोरेट करके फिर से जो है इसका साइज आपका छोटा हो जाएगा। वाटर यहाँ से सब क्या हो जाएंगे, वाटर जो है आउट, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो फिर से ये ऐसे कंडीशन में आ गया, है ना। तो ये रिवर्स हो गया यहाँ पे, रिवर्स, है ना, रिवर्स कर गया जो है, रिवर्स कर गया जो है। तो इस वजह से ये ग्रोथ नहीं है ना। इसलिए इसको हम लोग ग्रोथ जो है नहीं बोलेंगे, है ना। इसको इसलिए ग्रोथ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये फिर से रिवर्स कंडीशन में आकर के इसके जैसा हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। तो वो उसका जस्ट स्वेलिंग होती है, वाटर के एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फिर से जब बाहर निकालेंगे तो वाटर इवेपोरेट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और फिर से वो जो पहला वाला कंडीशन था उसी कंडीशन में वो आ जाएगा। लेकिन जो लीफ का एक्सपेंशन हुआ था उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ करके ये एक्सपेंशन हुआ था, बहुत सारे इसमें सेल डिवीजन हुए, माइटोसिस इसमें हुआ ना। और यहाँ पे सेल का जो है नंबर इंक्रीज हुआ था, और ये परमानेंट चेंज इसमें देखने को मिला, है ना। परमानेंट आपका इसमें चेंज देखने को मिला, जो कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये फिर से बैक आपका ऐसा कंडीशन में नहीं आएगा, इसलिए ये आपका ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ हुआ है। अब आगे है, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, है ना। प्लांट का जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है, यानी कि वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो एक तरह से अनलिमिटेड होते रहता है, होते रहता है। द प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक उसका लाइफ है तब तक उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होते रहेगा। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी, है ना। यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या सारे बॉडी में होंगे, प्लांट के हर जगह होंगे, या सर्टेन जगह पे होंगे। तो सर्टेन लोकेशन पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें सर्टेन जगह को हटा करके लिखेगा एवरीवेयर, है ना, लिख देगा जो है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सर्टेन लोकेशन पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका मान लेते हैं रूट है ना। और ये मान लेते हैं, सॉरी, ये आपका स्टेम वाला पार्ट है, ये आपका रूट वाला पार्ट है। तो रूट का जो रूट कैप था वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर भी आपका अगर सूट है ना, रूट है, ये स्टेम,
यानी कि सूट है ये मान लेते हैं। तो सूट के जो एपेक्स पे जो है होते हैं, यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होंगे, है ना। या फिर जब जब हम बात करते हैं जैसे ये अगर हम मान लेते हैं ये रूट है ना। और इसमें फिर मान लेते हैं ये आपका लीफ बन गया, है ना, ये आपका लीफ बन गया। तो आपका यहाँ पर जो है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होता था, और ये आपका नोड है। तो नोड पे जो है ये जब आगे इसका ग्रोथ हुआ था, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल रिमेन बच गया था। तो फिर ये क्या बनाते हैं, एक्जिलरी बड बनाते हैं। तो आपका ये नोड पे जो है, जहाँ पे एक्जिलरी बड बनेंगे वहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल बच जाते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेल आपका यहाँ पे बच जाएंगे, है ना। या फिर यहाँ पे भी अगर लीफ बन रहा है तो यहाँ पर भी बड बनाएंगे। ये यहाँ पर भी आपका मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकते हैं। ये रूट कैप है ना, ये आपका रूट कैप है। यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल जो आपको देखने को मिले था, है ना। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो खास खास लोकेशन में प्रेजेंट होता है। मोनोकोट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो ये इस रीजन में जो है मेरिस्टेमेटिक सेल जो आपका प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से खास खास लोकेशन पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर बॉडी जो है नहीं होता। सेल्स ऑफ द सच मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। और मेरिस्टेमेटिक सेल के पास सेल्फ डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और मल्टीपल जो है ये अपने जैसा बहुत सारे सेल बनाने की क्षमता रखता है। द प्रोडक्ट हाउ यूवर soon lost the capacity to divide and such cells make up the plant body, है ना। और कुछ सेल जो है मान लेते हैं ये सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइड करके, है ना, सेल जो है आपका बनाया। तो ये जो है परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये फिर प्लांट बॉडी बनाएगा, है ना। फिर प्लांट बॉडी में जो है ये बनाएगा। तो वही कह रहा है कि जो इसके नए सेल्स बनेंगे डिवीजन के बाद मेरिस्टेमेटिक सेल से, वो परमानेंट सेल बनाते हैं, प्लांट बॉडी बनाने में काम आते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम्स इज कॉल्ड ओपन, है ना, फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह का एक्टिविटी जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है हमेशा डिवाइड होते रहेंगे, है ना, और प्लांट बॉडी में ऐड करते जाएंगे। कारण दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेरिन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, है ना, हमेशा जो है डिवाइड करके नया सेल जुड़ते रहेगा, नया सेल जो है ऐड करते रहेगा। इसमें होगा प्लांट बॉडी में, तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो प्लांट का जो है स्टेम की मोटाई जो है बढ़ेगा। तो ऐसे जो है एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ग्रोथ के लिए हमेशा ओपन है, यानी इसमें बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, ग्रोथ ऑलवेज होते रहता है, क्योंकि मेरिस्टेम सेल हमेशा नया नया सेल उसमें ऐड करते रहता है। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेज टू डिवाइड। अगर मेरिस्टेम सेल जो है डिवाइड होना बंद करेगा तो फिर प्लांट में फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। डज दिस एवर हैपेंस। तो प्लांट में क्या ऐसा होता है, प्लांट में जो है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इन अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। ये मॉर्फोलॉजी में वहाँ पे इस ये चीज़ें देखने को मिलेगा। हालांकि मैं उस चीज़ को अभी उस चैप्टर को यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ। जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। एंड फिर आपको एनाटॉमी में भी जो है
मेरिस्टेम सेल के बारे में पढ़ने को मिलता है, वहां पर भी हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ से चर्चा किए थे, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है यहाँ पर। यहीं से आपका नए नए लीफ प्राइमोडियम बनते हैं, फिर नए नए लीफ बनेंगे, है ना। रूट जो है फर्दर इसमें डिवीजन होगा तो फर्दर इस रूट का ग्रोथ होगा, है ना। तो ये दोनों एपेक्स पे रहेंगे तभी जो है ग्रोथ हो पाएगा। You know that they are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of the plant along their axis। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ पे आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया। इससे जो है नए नए सेल बनेंगे, और सेल का जो है, यानी कि ये जो प्लांट है, प्लांट का जो मेन बॉडी है, उसको प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि पहले मान लेते हैं ये इतना बड़ा होगा, ऐसे करके मान लेते हैं इतना बड़ा था, फिर जो है ये थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ होगा, ऐसे करके जो है ये इतना बड़ा लेंथ हुआ होगा, और फिर जो है ये इतना बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये क्या करता है, नए नए सेल इसमें ऐड करते जाएंगे, प्लांट बॉडी में जो है ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे नए नए सेल जो है ऐड करते जाएंगे, जिसके वजह से इसकी लेंथ जो है इंक्रीज होते रहता है, इलोंगेट होते रहते हैं ना। इसलिए यहाँ पे, और ये वास्कुलर कैम्बियम दिखाया हुआ है, ये वास्कुलर कैम्बियम दिखाया हुआ है, जो साइड में लेटरली होते हैं, मेन एक्सिस के चारों तरफ जो है वास्कुलर कैम्बियम बनते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें, तो जैसे अगर हम स्टेम की बात करें, तो स्टेम में क्या होता है कि ये आपका इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, तो ये आपका एपिडर्मिस यहाँ पर होंगे, ये एपिडर्मल सेल यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम एंडोडर्मिस की बात करें, ऐसे करके, है ना, ये एंडोडर्मिस की बात करें, ऐसे करके आपका हो गया, है ना। और यहाँ पे पेरिसाइकल होते हैं, है ना, पेरिसाइकल आपका पैचेज में होते हैं, पेरिसाइकल आपका पैचेज में, सेमीलूनर शेप टाइप का पैचेज में पेरिसाइकल का सेल प्रेजेंट होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल का बना होगा, है ना, ऐसे करके। और फिर जो है ये इसके बाद यहाँ पे फ्लोएम होते हैं, क्या होगा, फ्लोएम होगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कलर दिखा दें ऐसे करके, ये फ्लोएम हो गया, है ना, ये फ्लोएम हो गया। और फिर ये दूसरा कलर से अगर हम यहाँ पे इसको दिखा दें, तो ये आपका जाइलम हो गया, है ना, ऐसे करके ये जाइलम हो गया। और यहाँ पर हम अगर इसको दिखा दें समथिंग ऐसे, ये आपका प्रोकैम्बियम होता है ना। तो इस तरीके से आपका ये हर जगह होगा, है ना, ये यहाँ पर भी होंगे, फिर जो है इस तरह से यही सेम चीज यहाँ पर होंगे, सेम चीज यहाँ पर होंगे, है ना, सेम चीज जो है, ये सेम चीज इस तरह का जो है ये हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे करके प्रेजेंट होता है वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। और यहाँ पे फिर ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इस तरह से इंट्राफेसिकुलर जो है कैम्बियम आपका बनाएगा, चारों तरफ ऐसे करके बनाएगा, है ना, इंट्राफेसिकुलर। और इस दोनों के बीच में, दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में जो यहाँ पे आपका बनेंगे, ये वाला, ये बोलते हैं इंटरकुलर कैम्बियम, है ना।
तो ऐसे करके ये कैम्बियम एक बना देता है चारों तरफ, जो आपका प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। इस दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं, इसको और इसको दोनों को मिला के बोलेंगे वास्कुलर कैम्बियम, है ना, इसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से कॉर्टेक्स वाले जो कॉर्टिकल लेयर होते हैं ऐसे करके, है ना, यहाँ पर भी एक कुछ सेल होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, कुछ सेल होते हैं यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, और ये चारों तरफ जो है एक कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, है ना। एक जो है कॉर्क कैम्बियम बनाता है इस तरह से, चारों तरफ जो है एक कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में काम आता है। इसको बोल देते हैं हम लोग कॉर्क कैम्बियम। जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा इसका जिक्र हम लोग अच्छे से करेंगे। तो ये आपका हो गया कॉर्क कैम्बियम, और इधर आपका फिर ये डिवाइड कर करके, है ना, नया सेल जो है आपका बनाते जाएगा, और इससे प्लांट का जो स्टेम है उसमें जो है का मोटाई जो है आपका बढ़ाने में जो है ये हेल्प करता है। कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम दोनों गर्थ बढ़ाने में यानी कि मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो आप देखेंगे, ये जो है कह रहा है कि primary growth of the plant and principally contribute to the कौन shoot apical meristem and root apical meristem, ये contribute to the elongation of the plant along their axis। ये जो आपका एक्सिस है इसके along जो है इसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, shoot apical meristem and root apical meristem। You also know that it's in dicotyledonous plant and gymnosperm, the lateral meristems, vascular cambiums, है ना, एंड कॉर्क कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो आपका वास्कुलर कैम्बियम होंगे, और कॉर्क कैम्बियम जो होते हैं वो एपियर होते हैं कब, लेटर इन लाइफ, बाद में। पहले से वास्कुलर कैम्बियम नहीं होता, पहले से कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, वो बाद में डेवलप होता है। यानी कि जो परमानेंट सेल होते हैं वो डी डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाते हैं, जो आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, दीज आर द मेरिस्टेम दैट काउज द इंक्रीज इन द गर्थ, गर्थ बढ़ाते हैं। यानी कि पहले मान लेते हैं इतना जो है स्टेम मोटा है, तो फिर जो है ये इतना मोटा स्टेम जो है आपका हो जाएगा ऑफ द ग्रोथ इन विच दे आर एक्टिव। तो जहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम आपका यहाँ प्रेजेंट होगा तो उसका थिकनेस जो है आपका बढ़ा देता है। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये थिकनेस बढ़ना जो है स्टेम का वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो आज जो है अभी क्लास को यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर फेजेज ऑफ ग्रोथ है उसके बारे में देखेंगे, है ना। फिर ग्रोथ रेट क्या होता है, अगला लेक्चर में ये सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो है क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपका जैसे जैसे इसमें हम और भी वीडियो डालते जाएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। ओके, सो थैंक्स।